नमस्कार साथियों, जोश आईएएस पीसीएस के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, अभी हम लोग जो है 17वीं बीपीएससी के पीवाईक्यू के सीरीज में, और इस पीवाईक्यू सीरीज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस सीरीज में हम लोग केवल क्वेश्चन को कर नहीं रहे हैं, आंसर नहीं जान रहे हैं, बल्कि ये जान रहे हैं कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। यानी कि आप लॉजिक के माध्यम से आप क्वेश्चन को कैसे अच्छे सॉल्व करेंगे और सही आंसर तक जाएंगे। और जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये प्रीलिम्स जो है आपका 72 जो होने वाली है आगामी प्रीलिम्स, उसमें वाईपी एलपी यानी कि ये प्रीलिम्स अब आपका लास्ट प्रीलिम्स होना चाहिए, जिसमें आप लोगों के पास नॉलेज तो है ही, साथ ही साथ और आप पीवाईक्यू को किस तरह से अप्रोच करेंगे, ट्रिक्स टेक्निक और लॉजिक माध्यम से आप 60 से 70 क्वेश्चन को आप अधिक से अधिक सही कर सकते हैं। तो चलते हैं, इस सीरीज को अब आगे बढ़ाते हैं साथियों। इसलिए आप इस सीरीज को काफ़ी प्यार देंगे, हम ऐसा आशा करते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। इसमें ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा एक ये मिलेगा कि आपको डायरेक्ट हमारे मेंटरशिप का आपको लाभ मिलेगा और लाइव क्लास के भी आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर लें और अपने साथियों को भी बताएं। तो चलिए आज के सीरीज को अब आगे बढ़ाते हैं। और इस सीरीज में हम लोग केवल आंसर नहीं जानेंगे, बल्कि इसमें ट्रिक्स टेक्निक का अप्लाई करके आप क्वेश्चन को कैसे कम नॉलेज में भी अधिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम आपको साथ शेयर करेंगे। तो साथियों चलते हैं, हम लोग जो पिछली कक्षा में 100 तक के क्वेश्चन को देखे थे, बिल्कुल ट्रिक्स टेक्निक के साथ देखे थे, और आज की कक्षा में हम लोग 101 से क्वेश्चन को देखेंगे, कंप्लीट ट्रिक्स टेक्निक के साथ देखेंगे कि कैसे आप क्वेश्चन को कम नॉलेज में भी अच्छे ऑप्शन के साथ पहुंच सकते हैं और सही कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। तो चलिए 101 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए कितना डेप्थ क्वेश्चन है कि मतलब आपको ये जानकारी पूछ रहा है कि जो न्यायमूर्ति जी थे वो इस उच्च जो अभी वर्तमान के न्यायाधीश है उससे पहले वो कहाँ थे, ये आपसे जान के बताइए। कितना पढ़ेंगे कि आपको इतना डिटेल आपको पता होगा, आपको ऊपर से पता नहीं, आपको एग्जाम हॉल में बनाना भी है। तो इस तरह से का क्वेश्चन को, या तो बहुत टफ क्वेश्चन है, इसको टफ कैटेगरी में आप रख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्या ऑप्शन आपको दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, यहाँ पे कितना बड़ा सा नाम है। एक है मद्रास उच्च न्यायालय, सी है बम्बई उच्च न्यायालय, और डी है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। देखिए यहाँ पे सब सिंगल नाम है, सिंगल नेम है, और यहाँ पे डबल नेम है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जब यहाँ पे डबल नेम देने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये ऑप्शन है, तभी आयोग इतने बड़ा नाम को टाइप की है और सोची है। अगर ये नाम ऑप्शन में नहीं होता आंसर में, तो इतना बड़ा नाम देने का यहाँ पे क्या मतलब रहता है। यहाँ पे तो वो कुछ और भी लिख जा सकता था, पटना उच्च न्यायालय भी लिखा जा सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑड इन वन है, सब 3 ऑप्शन में सिंगल नेम है और यहाँ पे डबल नेम है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ए हो जाएगा। फर्स्ट अगर आपको नॉलेज है तब बिल्कुल आप नॉलेज के साथ एग्जाम में जाएंगे, अगर नॉलेज नहीं है तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, लॉजिक गेस कर सकते हैं, और आपका यकीन मानिए कि आपका 60-70% इस तरह का गेस आपका सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की सीरीज कंप्लीट लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का सीरीज है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा नॉलेज की बात करेंगे नहीं आप लोगों के साथ, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स टेक्निक की बात करेंगे। और इसी तरह आप लोग को यूपीएससी का भी पेपर आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, इसलिए इस सीरीज को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुपों से ज्वाइन कर लें। चलिए सिख तीर्थ, एक सेकेंड, कह रहा है सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है। देखिए क्वेश्चन को जब भी आप पढ़िए ना साथियों, तो बहुत गौर से पढ़िए। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, पटना पहले से ही एक दे दिया गया है सिटी का नाम,
और ऑप्शन में क्या क्या है, भागलपुर, गया, पटना उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये मंदिर तो कहीं एक से अधिक जगह तो नहीं होगी, एक जगह ही होगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे पटना में ऑप्शन में दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया और ऑप्शन में भी पटना है, तो आंसर कहीं ना कहीं वही होगा और लिख भी दिया गया। आपका क्वेश्चन ही आपका आंसर है, ये गौर कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ा कीजिए, ध्यान से पढ़ा कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103 क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। जो बिहुला महोत्सव है ये एक प्रकार का ऐसा इसमें कहानी प्रचलित है कि सांप जो है मतलब वो उसको काट लेता है और उसको बचाने के लिए जो एक महोत्सव किया जाता है तो उसको बिहुला महोत्सव कहते हैं। तो ये जो है भागलपुर में प्रसिद्ध है बिहुला महोत्सव, ये ध्यान पे रखेंगे। और इसमें सांप की एक कहानी भी सुनाया जाता है, ये भी ध्यान पे रखेंगे। और ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है, अगस्त महीने में, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे क्योंकि आयोग है, कुछ भी पूछ सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पे आइए 104 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है। तो यहाँ पे आपको आर पूछा जा रहा है कि आर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर IR होता है, तो यहाँ से R आप निकाल लीजिए। R बराबर क्या होगा, V/I। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, मार लीजिए। ये बहुत बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये तो हो गया कि आपको नॉलेज है। दूसरा, अगर आप ट्रिक्स में जाएंगे, अगर हमसे पूछेंगे कि मैम अगर हमें नहीं आता है, अगर हम साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है, आर्ट्स के हैं, तो हमें उतना नहीं समझ में आता, एग्जाम हॉल का प्रेशर रहता है, साथ ही साथ लगता नहीं कि क्या ऐसा ऑप्शन मारे कि हमारा सही हो जाए। तो देखिए ऑप्शन आप कैसे नज़दीक जाएंगे। R बराबर V/I है, यहाँ पे R बराबर I/V है। दो ऑप्शन में लग रहा होगा कि सिमिलरिटीज है और यहाँ पे दोनों डिफरेंस है, तो डिफरेंस वाला को बिल्कुल काट दीजिए। जिस दो ऑप्शन में आपको सिमिलरिटीज दिखे, सिमिलर दिखे, उस ऑप्शन के साथ आप रह सकते हैं, यानी कि 50-50 अब आ जाए। अब जो आपको एक सही लगे गेस कर लीजिए। नॉलेज है तो नॉलेज के अकॉर्डिंग बनाइए। तो इस दोनों में आपको C और D में से ही कोई ऑप्शन चूज करना था, बाय लॉजिक। इसको लॉजिक गेस कहते हैं और ये काम करती है साथियों। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है, मतलब उसको जो लाभकारी जो पद है उस पर वो रोक लगाता है। तो कौन सा है ये अनुच्छेद, तो ये 102(1) और यहाँ पे A, D, B और C क्लोज में दिया गया। तो ये जो है 1 है। स्टार्टिंग का जब भी कोई चीज़ रहेगा कि इस पर किसी सांसद को रोक लगाना या लाभ देने की बात है, तो वो स्टार्टिंग का ही जो क्लॉज होता है, सब क्लॉज, उसका आंसर उसी के इर्द गिर्द होता है। तो यहाँ पे 102 क्लॉज A और सब क्लॉज A, वही आंसर होगा, स्टार्टिंग वाला ही होगा। D और C तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बिल्कुल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, तो आप इसको नॉलेज से बनाते हैं। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ने किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की। बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था, बिम्बिसार ने किया था, जिसको श्रेणिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, श्रेणिक। और बिम्बिसार का उत्तराधिकारी कौन था, अजातशत्रु, जिसको कुनिक कहते हैं, कुनिक के नाम से जानते हैं। बस ये ध्यान पे रखिए, इस दोनों से क्वेश्चन पूछते हैं आयोग, तो आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन, रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। रुचिरा कंबोज के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि ये यूनेस्को पेरिस में एक अस्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाली थी। तो ये तो आप बिल्कुल करंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये तो आपको पता ही होगा। करंट इसलिए कहते हैं साथियों, आप लोग करके जाइए और करंट बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि करंट में ये भी गौर कीजिए, जो महिला हो या कोई SC ST हो या कोई फर्स्ट हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कोई भारतीय कोई फर्स्ट जो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और वहाँ उसको कोई पद मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो उस तरह के फैक्ट को आप बिल्कुल भूले नहीं। तो यहाँ पे आंसर 107 का जो है वो C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइंस का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी
प्रक्रियाएं हैं, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आपसे पूछ रहा है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये हुआ कि कौन से ऐसे घटनाएं हो रही है जिसमें ऊष्मा निकलेगा, यानी कि रिलीज होगा। तो आप पढ़िए इसको, बहुत नॉर्मल तरीके से आप देखिए कि ऊष्मा कहाँ कहाँ निकल रही है, ऊष्मा का रिलीज किस किस में होगा। रिलीज, पानी का वाष्पीकरण, यहाँ तो ऊष्मा निकलता नहीं बल्कि हमें ऊष्मा देना पड़ता है, तो ये तो नहीं होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण, ये हो सकता है। बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, चूना और पानी का जब भी आप घोल बनाते होंगे तो देखते होंगे कि पानी जो है खौलने लगता है और वहाँ से मतलब हीट निकलता है, रिलीज होता है। तो ये तो बिल्कुल होगा, ये सबसे हल्का फैक्ट था और ये आपको पता भी होगा। तो 3 जिसमें होगा वो आंसर तो आपका बिल्कुल होगा। 3 देखिए 2 जगह है, आपका आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। कपूर क्रिस्टल का उध्र्वपातन, तो ये जो है ये नहीं है, यहाँ पे ऊष्मा देना पड़ता है, ऊष्मा रिलीज नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 और 3 के आधार पे आपका आंसर बी हो जाएगा। इसमें बिल्कुल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, आप इसको इस तरह के क्वेश्चन को आप नॉलेज से ही हिट करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन देखिए। 109 क्वेश्चन, थोड़ा सा PDF वन साइडेड हो गया है तो थोड़ा आप लोग ऐसे देख लेंगे। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है। कटौती प्रस्ताव जो होता है संसद में, तो ऐसे आप कॉमन सोचिए कि कटौती प्रस्ताव संसद में क्यों लाता होगा, या तो किसी चीज़ को मतलब कम खर्च में कमी करने के लिए। हम लोग कैसे कहते हैं कि अपने खर्च को हमको थोड़ा सा कटौती करना होगा ताकि कि हमारी बचत अच्छा सेव हो सके। तो कटौती प्रस्ताव का मतलब ही होता है, नॉर्मल सोचिए कि किसी भी चीज़ में अगर हम किसी गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि खर्च करने के लिए, तो उसमें थोड़ी सी अपनी कटौती करना, ऐसे सोचिए। सरकार के दैनिक वित्तीय खर्चों पर रोक शब्द ही अपने आप में निगेटिव है, ये आप सोचिए, ये निगेटिव वर्ड है रोक लगाना। कम करना ये पॉजिटिव है कि किसी चीज़ में आपका 10 खर्च हो रहा है, 10 को आपने 8 कर दिया, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन किसी चीज़ को आपने 10 रुपया दे रहे थे, उसको बिल्कुल उस तरह से आपने रोक कर दिया, बैन कर दिया, तो बैन शब्द जो है निगेटिव है, ये सोचिए। इस तरह से यहाँ पे भारत की संचित निधि से अनुदान पर रोक, अनुदान पर अगर रोक हुई हो जाएगा तो फिर चलेगा कैसे संसद, फिर देश चलेगा कैसे। रोक यहाँ पे देखिए हर जगह रोक लगा हुआ है। सरकार के अनुदान पर रोक शब्द निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। कभी भी जो वो निगेटिव वर्ड होता है वो कभी भी पार्लियामेंट का नहीं बन सकता है। तो निगेटिव वर्ड को कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में ऐसा दिया नहीं है, और संविधान का ही बेस बना करके संसद जो उस बात को अपने में रखती है। तो और इससे भी बड़ी बात है कि इस तीनों सेंटेंस का देखिए आप कितना छोटा छोटा है और अलग है। और बाकी ए ऑप्शन आप पढ़िए, सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। एक तो कटौती शब्द आ गया, इससे आप ऐसे टैग कर सकते हैं। दूसरा टैग करने का तरीका ये है, चूज करने का तरीका ये है, गेस करने का, कि ये ऑप्शन आपका काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल में दिया गया है। आप इसके देखिए, इसके सेंटेंस की लंबाई देखिए और इस 3 सेंटेंस की जो है ऑप्शन की लंबाई देखिए, छोटा है और ये देखिए एकदम काफ़ी डिटेल है। इस डिटेल ये है कि इसमें आंसर कहीं ना कहीं ये है, इसलिए इसको एकदम डिफाइन किया गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिमाग न लगाएं, बल्कि इस तरह का देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका बहुत ज़्यादा डिटेल किया गया है। जो ऑप्शन डिटेल होगा वही आंसर आपका कहीं ना कहीं होगा। तो इस तरह से 109 का ये होगा। अब बाकी ये देख रहे हैं कि रोक शब्द है, तो 3 ऑप्शन में रोक है और रोक निगेटिव वर्ड है। चलिए 110 क्या करा है, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया था। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। उस समय जो श्री सम्राट चौधरी जी थे वो बजट में पेश किए थे, तो ये बिल्कुल इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 111 क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया। मतलब कह रहा है कि बिहार कब अस्तित्व में आया, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि 1912 में आया। एक तो ये होगा कि 1912, ये आपके पास नॉलेज है तो आप बना लेंगे। तो बिहार कब बना, एक तो हम लोग के पास नॉलेज है कि अप्रैल 1912 में बिहार जो है अस्तित्व में आया।
ब्रिटिश शासन के दौरान। एक तो ये हो गया कि नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे, ये सीखिए। एक तो देखिए 1912 दो ऑप्शन में है, आपका आंसर इसी दोनों में से कोई होगा। साथ ही अप्रैल 2 जगह है, तो आपका ऑप्शन इसी दोनों में से कोई एक होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को हटा सकते हैं। यहाँ पे मार्च 1912 है, यहाँ पे अप्रैल 1911 है, तो आपका ऑप्शन जो है इसी दोनों में से कोई होगा। अप्रैल है, मैच कर रहा है, तो आप एक किसी को मार लीजिए, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा अप्रैल 1912। इस तरह से गेस करना है, सिमिलर देखना है कि आपको सिमिलर कहाँ पे मिल रहा है। 1912 अप्रैल 1912, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें से जो एक कोई सही लगे उसको टिक कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 क्या कह रहा है, ये तो थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? ये उस समय जो अध्यक्ष कौन था, तो सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, ये इसमें हो जाएगा। और ये काफ़ी स्किप करने वाला क्वेश्चन था, ये अगर आपको आता है तो बनाइए, अगर नहीं आता है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, कोई इसमें नहीं है। अब ऐसे अगर गेस करना भी है, अगर बनाना ही है, अटेम्प्ट लेना ही है, तो देखिए 2 ऑप्शन में सर से स्टार्ट है, सर। तो आंसर कहीं ना कहीं वो आपको इसी बीच रखना चाह रहा है। तो जो ऑप्शन अगर आपको लगे कि इस दोनों में से जो आपको सही लगे उस समय आप कर लीजिए। सही अगर आपके लक के ऊपर, अगर सही हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं तो छोड़ दीजिए। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो ये देखिए, एक तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, और एक तो आपको आता है तो आप बना लीजिए कैलकुलेशन करके। अगर नहीं आता, अगर आप गेस करना चाहते हैं कि किस तरह के डाटा को हमें गेस करना चाहिए, तो मैंने पहले ही बताया था कि जो मैक्सिमम नंबर है और मिनिमम नंबर को आप हटाइए। ये मिनिमम नंबर है, ये मैक्सिमम नंबर है, इस दोनों को आप कैंसिल कीजिए। ये दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, आंसर आप बच गया 1.6 या 1.4। तो यही दोनों में से कोई आप ऑप्शन मारिए। तो 1.4 kW/ मीटर स्क्वायर है, तो यही आंसर आपका होगा। 1.4 वाले आपके जो डाटा है वही आंसर होगा, और मैक्सिमम और मिनिमम को आपको इसमें से हटा देना है। इस तरह के क्वेश्चन, डेटा वाला क्वेश्चन में आपको ऐसे ही गेस करना है। और ये फिट होती है साथियों, ये नहीं समझिए कि ये क्वेश्चन मैंने अपने लगातार क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले सॉल्व कराया, उसमें मैंने आपको बताया कि कहाँ पे आपको ये ट्रिक्स काम करती है। कुछ जगह फेल हो रही है तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये यहाँ पे आपका ये ट्रिक्स फेल हो रहा है। 140 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है? तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि जो 1935 का जो अधिनियम लाया गया था, उसमें से पूछ रहा है कि इसकी कौन सी विशेषता नहीं है। तो पढ़िए, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ये होगा। प्रांतीय स्वायत्तता, ये भी था। 1935 अधिनियम का मूल्यांकन, देखिए ये अभी कोई अधिनियम, एक बात गौर कीजिए कि जो अधिनियम आप लाते हैं उसका मूल्यांकन उसी समय कर लेते हैं। कभी भी मूल्यांकन होगा तो इसके बाद ही होगा, 1937 में होगा, 1938 में होगा, या 1947 के अधिनियम में होगा। जस्ट हम लोग लाएँ उसी समय मूल्यांकन कर लेंगे। कभी भी कोई भी चीज़ अधिनियम, कोई भी योजना ही आता है तो योजना कब होता है, या तो योजना को पहले इम्प्लीमेंट किया जाता है, देन आफ्टर उसका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन पहले तो नहीं होता है। भारत के संघ का प्रस्ताव, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। ये देखिए मूल्यांकन शब्द जो है ना यहाँ पे ये निगेटिव है। इस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, और ये सोचने का तरीका ही आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ पास कराएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग भी। अब इस तरह के क्वेश्चन को जो सॉल्व करके आप टेस्ट में भी अप्लाई कीजिए। देखिए क्या करा 115, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो क्या है अभी जो आंग्ल भारतीय जो एंग्लो इंडियन है उसका क्या स्थिति है? अभी तो उसको क्या किया है कि 104 जो संवैधानिक संशोधन था उसके माध्यम से क्या उसके प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया है, कि मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि 2 जो आता था वो अब नहीं आएगा चुन करके। तो ये 104 से जुड़ा हुआ है, ये आप ध्यान रखिए। ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 116,
160 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति SC के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची में बदलाव नहीं कर सकते। तो किसके लेकर, कौन सी ऐसी जाति थी जिसको लेकर के मतलब कहा गया था कि ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता? तो ये है ताती ततवा। इसका देखिए यहाँ पे डैश भी लगा हुआ है, जो जब हम बताए थे कि किसी भी ऑप्शन में अगर कॉमा, डैश, ऑब्लिग करके लगा हो तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन के इर्द गिर्द होता है या कहीं ना कहीं वो आंसर होता है, तभी ऐसा लिखा जाता है, नहीं तो सिंपल रूप में टाइप कर दिया जाएगा। तो ताती ततवा ये ध्यान पे रखें। वैसे ही बहुत हल्का क्वेश्चन था, करंट अफेयर था, काफ़ी चर्चित करंट अफेयर था, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता था? वो कार्लोस अल्काराज। ये आप ध्यान पे रखेंगे, ये बिल्कुल फैक्चुअल। इस तरह का आप 2000 जो नेक्स्ट वाला होने वाला है उसका आप लोग तैयार कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 118 का। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्से पर 2 बार चढ़ाई की? तो ये जो कौन ऐसा व्यक्ति है, पर्सनालिटी है जो ऐसा उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की और माउंट लोहोत्से पर भी 2 बार चढ़ाई की? तो ये कौन व्यक्ति थे? तो ये सत्यदीप गुप्ता। आपका आंसर जो हो जाएगा 118 का ए। ये ध्यान पे रखेंगे, ये करंट अफेयर है, इस पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो जानते कि 918 है। और बाल लिंग अनुपात कितना है? ये आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। लिंगानुपात ये 935 है, ये ध्यान पे रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये तो आपको नॉलेज है तो आपने इसमें लगा लिया। और वैसे मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर को आप छांट दीजिए। इसमें 916 हट गया, ये मिनिमम नंबर है, 933 मैक्सिमम नंबर है। इस बीच में जो बचता है आप उसके साथ गेस कर लीजिए, 918 या 922 में से आप गेस। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता और क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो वैसे फर्स्ट ये बिल्कुल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो एक तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, तो कब किया जाता है? यहाँ पे है कि कोई कार्य नहीं, ये तो काट दीजिए, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। CO2 की कमी, CO2 की कमी यहाँ पे कोई पॉजिटिव है नहीं। पानी के अणु को तोड़ना, प्रकाश को अवशोषित करना, तो इसमें आंसर जो है प्रकाश को अवशोषित करना है। इसका आंसर 120 का जो है वो डी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था साइंस का। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन क्या था? ये राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे में प्रख्यात हुई? तो ये क्वेश्चन जो है आयोग ने डिलीट कर दिया, तो हम लोग भी इसे छोड़ देंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 122 क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब यहाँ पे जो जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रही थी तो उस समय जो राष्ट्रीय सरकारें की मतलब स्थापना किया गया था स्टेट वाइज, तो उसमें पूछा कौन सा ऐसा स्टेट था जहाँ पे नहीं किया गया था, उसका नाम ऐसा कोई नहीं था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि सतारा में भी जो है राष्ट्रीय सरकारें गठन किया गया था, जिसको प्रति सरकार कहते हैं। और तालछर उड़ीसा में था, वहाँ भी प्रजामंडल की स्थापना किया गया था। और तामलुक बंगाल, यहाँ पे जातीय सरकार की तो स्थापना की ही गई थी। रैयती सरकार जो खेरा में ऐसा कोई सरकार नहीं किया गया था गुजरात में। और रैयती शब्द जो है ये साउथ का नाम है, रैयत साउथ में ऐसा बोला जाता है रैयत।
किसान को बोला जाता है। तो ये वैसे भी मैच में अगर देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे गुजरात है स्टेट में और रैयती साउथ का नेम है, तो ये नहीं हुआ। तो आपका आंसर जो है 122 का ई हो जाएगा। ये स्टेट वाइज जो नाम है यहाँ पे सही है, मैचिंग है, लेकिन यहाँ पे रैयती दिया हुआ है साउथ का नेम और जो स्टेट दिया गया है गुजरात का नेम, तो दोनों वैसे भी मैच नहीं कर रहा है। इस तरह से आप एग्ज़ाम हॉल में सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला के समतुल्य कौन होगा, आप ही बताइए। वैसे आप गेस क्या करेंगे, जो अभी तक जो आपने एप्टीट्यूड सीखा है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे कौन से ऑप्शन को, 2 ऑप्शन को आप हटाएंगे इसमें से, तो आप बताइए। एम्पियर पर न्यूटन, न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर एम्पियर सेकंड और न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये और ये ऑप्शन बिल्कुल अलग है, कोई मैचिंग नहीं है इसमें। और न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे मीटर है, तो इसी दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, सिमिलरिटीज़ है। तो इसका आंसर जो है वो डी है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी कि 123 का डी। इस तरह से आप 50-50 तक आ सकते हैं। 50-50 में जो आपको नॉलेज कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप गेस कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। मान लेते कि आपने 50 क्वेश्चन पे अप्लाई किया, अगर 50 में से अगर मान लेते कि आपका 33 सही हुआ, नेक्स्ट आपका गलत हो गया, फिर भी आप पॉजिटिव रहेंगे। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन, शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी कि बिहार पर किस वंश ने शासन किया? तो शिशुनाग वंश के बाद जानते हैं कि हम लोग नंद वंश का स्थापना हुआ था, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश का, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश था, ऐसे क्रोनोलॉजी है। नंद वंश, मौर्य वंश, ऐसे याद कर लीजिए, मौर्य वंश। और मौर्य वंश के बाद था ब्राह्मण वंश यानी कि शुंग वंश, शुंग वंश ऐसे। तो वैसे नंद वंश होना चाहिए। अगर आपको क्रोनोलॉजी भी पता होता तो आप बना ले जाते। 124 का सी, और ये PYQ है, बस ये याद रखिए BPSC का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 125, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो ये बिल्कुल घटना चक्र का क्वेश्चन है और आपको गलत नहीं होना चाहिए, ये तो हटा दीजिए नाम। और ज्ञानी जैल सिंह, BV गिरी और नीलम संजीव रेड्डी। तो इसमें नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो लोकसभा अध्यक्ष भी राष्ट्रपति बनने से पूर्व थे, ये ध्यान पे रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 126, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? बिहार में जो है ग्रीन बजट जो पेश हुआ कब से पेश किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये वित्तीय वर्ष 2021 से, ये ध्यान पे रखेंगे, वित्तीय वर्ष। ये तो खैर नॉलेज बेस्ड हुआ कि आपको पता है कि 2021 में ग्रीन बजट पेश किया गया, तो ये आप बना लिए। अब ऐसे अगर मेरा ट्रिक्स का अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे ट्रिक्स अप्लाई कीजिएगा क्योंकि ये ट्रिक्स वाली सीरीज है। तो इसमें मैक्सिमम ईयर वाला क्वेश्चन हटाइए, 21-22 मैक्सिमम है और मिनिमम कौन है 18-19। तो ये दोनों ऑप्शन को आप कैंसिल कीजिए, जो मिडिल वाला है उसके साथ आप जाइए, यानी कि या तो वर्ष 2021 होगा या वित्तीय वर्ष 19-20 होगा, इसी दोनों में से आप ऑप्शन चूज कीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और आपको एग्जैक्ट डाटा पता ना हो, याद ना हो, कुछ धुंधला धुंधला सा लगे, तो आप इस तरह के मिडिल नंबर के साथ आप जा सकते हैं, आपका सही होगा। और यहाँ पे आपको साथ प्रूफ मैं आपको दिखा भी रही हूँ 2021। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 127 नंबर, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। वो पूछ रहा है कि कौन क्या बनी है ट्रांसजेंडर जो थी, तो इसको क्या बनाया गया था, सब इंस्पेक्टर पद पे इसे नियुक्त किया गया था। तो ये 127 का डी, ये बिल्कुल हल्का क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए था। 128 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? तो आपको जायद फसल पूछ रहा है, तो देखिए इसमें से सबसे ऑड कौन सा है, आप खुद चूज करिए, ऑड इन वन खोजिए, ये ट्रिक्स अप्लाई कीजिए, ऑड इन वन, ऑड इन वन। चना, सरसों, कपास, चारा, चारा यहाँ पे आपको सबसे ऑड नहीं लग रहा है, तो जो सबसे ऑड होगा वही आंसर। वैसे हम लोग जानते हैं कि चना और सरसों जो है, चना जो है रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल है, कपास जो है ये खरीफ फसल है, और चारा जो है जायद फसल है। सबसे ये ऑड यहाँ पे, ऑड चारा यहाँ पे नहीं तो क्यों दिया जाता? चारा हम जनरली हमारे शब्द माउथ पे तो नहीं रहता है, टंग पे तो नहीं रहता है, तो ये चना, सरसों और कपास सब नाम है, और ये जो चारा है यहाँ पे आंसर था, इसलिए यहाँ पे टाइप किया गया। ये ऐसे भी आप सोच सकते हैं।
ऑड इन वन टेक्निक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जहाँ पे ऑप्शन आपको ऑड इन वन रहेगा, और आपको अगर उस तरह से आप क्वेश्चन एप्टीट्यूड सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आपका ये क्वेश्चन प्लस मार्किंग है। चलिए, श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है? तो ये जमुई से चुनी गई है। श्रेयसी सिंह जो है शूटिंग करती है, ये पता ही होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया आयोग के द्वारा। तो ये जमुई से चुनी गई है विधानसभा निर्वाचन से, ये ध्यान पे रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो क्या था? ये अफीम था। और अफीम का जानते हैं कि अफीम का जो कहाँ से मिलता था? तो ये बिहार इसका केंद्र था। ये भी आप लोग ध्यान पर रखें, इसलिए ये क्वेश्चन बना है। तो 130 का जो है बी आंसर हो जाएगा, अफीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो PYQ है, तो ये तो आपको गलत होना ही नहीं चाहिए। ये सब क्वेश्चन में आप अपने नॉलेज से बनाइए, इसमें आपको कोई ट्रिक्स अप्लाई नहीं करनी है। 131 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से PCRA की फुल फॉर्म होगी। देखिए फुल फॉर्म देखिए कितना पूछ रहा है आयोग, 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप तैयार कर लेंगे। इस तरह का फुल फॉर्म में जब भी देखिए तो एक पॉजिटिव फुल फॉर्म देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो फुल फॉर्म होता है ना वो पॉजिटिव फॉर्म में रहता है, जिसका एक मीनिंग निकलना चाहिए। तो देखिए, शेष संशोधन की आंशिक गणना, ये लग रहा है कि आपको एक पॉजिटिव फुल फॉर्म है, ये तो पढ़ने के बाद हमें नहीं लग रहा है। आंशिक गणना, सार्वजनिक संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ये कुछ लग रहा है कि इस दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है। मे बी आंसर इसी दोनों में से कोई होगा। पब्लिक काउंसिल ऑफ रिसर्च एसोसिएशन, ये बिल्कुल ऑड लग रहा है, तो ये तो हटा देते हैं। अब देखिए इस दोनों में आपको कौन सही लग रहा है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, एक तरफ संरक्षण की बात कर रहा है, दूसरी की पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम ऊर्जा से जानते हैं कि एनर्जी से हम लोग का जो है आयोग क्वेश्चन पूछ रही है, तो आप ऐसे भी ध्यान पे लगा सकते हैं कि एनर्जी से क्वेश्चन है तो पेट्रोलियम एनर्जी का पार्ट है, तो ये संरक्षण की बात है, तो बिल्कुल ये हो सकता है। वैसे आंसर आपका A और D कट जाता है। सिमिलरिटी, सिमिलर वर्ड्स देखिए, अनुसंधान संघ, अनुसंधान संघ, ये तीनों मैच कर रहा है। संरक्षण अनुसंधान संघ, संरक्षण अनुसंधान संघ। जब इस क्वेश्चन का आप इंग्लिश में देखेंगे लैंग्वेज में, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जब भी क्वेश्चन पढ़े तो आप इंग्लिश में भी जरूर एक बार पढ़ें। और यहाँ पे पेट्रोलियम है, यहाँ पे सार्वजनिक है, तो आंसर आपका C हो जाएगा। इस तरह से आप 50-50 तक आ सकते हैं एप्टीट्यूड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं 132 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन है और ये स्किप करने वाला क्वेश्चन है। तो किसको पता है कि कितने देशों ने मान्यता दी थी या नहीं दी थी? हम लोग तो अब तक सिर्फ पढ़ रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है अस्थायी सरकार की जो है स्थापना किया गया था, वो कितने में? 1943 में। बस ये हम लोग याद रखते हैं। तो इसमें से आप मिनिमम नंबर हटाइए, ये मिनिमम है। ट्रिक से अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। मिनिमम नंबर हटाइए और मैक्सिमम नंबर हटाइए। जब भी डाटा का बात आए पूछे तो आप मिनिमम और मैक्सिमम को हटा करके जो मिडिल का नंबर है उसके साथ आप जा सकते थे। यहाँ पे 9 नंबर आंसर है, यानी कि 9, या तो आप आंसर 5 टिक करते या तो 9 टिक करते। इस दोनों ऑप्शन को आप साइड करते। जब इस तरह का क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही हो तो इस तरह से आप अटेम्प्ट करें। 133 नंबर क्वेश्चन, पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी? देखिए जब भी कोई फिल्म कांस में जाता है या बाफ्टा के में जाता है, उसकी प्रशंसा होती है, तो उस तरह की फिल्म को आपको एकदम याद होनी चाहिए। फिल्म का नाम भी याद होनी चाहिए और उसका डायरेक्टर का नाम भी याद होनी चाहिए। तो इसमें जो है ये कौन सा फिल्म था? तो इस फिल्म का नाम था ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में करंट अफेयर में तैयार कर लेंगे 72वीं के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 134। आहार नाल का कौन सा भाग
यकृत से पित्त प्राप्त करता है। तो कौन प्राप्त करता है? तो ये देखिए, इसमें टेक्निक क्या आप लगाएंगे, ट्रिक्स क्या लगाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, इसमें से ऑप्शन सबसे पहले काटिए कि कौन नहीं हो सकता। पेट को हटाइए, ओसिफेगस को भी हटाइए। एक तरफ छोटी आंत है, एक तरफ बड़ी आंत है, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। जब आंसर जिस तरह से आयोग जब बनाती है तो उसी के इर्द गिर्द वो कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन सही देती है, दूसरा ऑप्शन वो क्रिएट करती है। तो एक तरफ इसका आंसर जो है छोटी आंत है, दो जगह आंत था, एक तरफ छोटी एक तरफ बड़ी, तो आंसर वही है, सी है, छोटी आंत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ना तो इस तरह से आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए कि एग्जामिनर क्या सोच सकता है। अगर आप ही को कोई क्वेश्चन दे बनाने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, एक तो गलत सही आंसर दीजिएगा, दूसरा आप 2-3 आंसर क्या कीजिएगा, गलत बनाइएगा, गलत फ्रेमिंग कीजिएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो कब अपनाया गया था? ये तो हम लोग जानते हैं कि 1947 में अपनाया गया था। 22 जुलाई को 1947 को हम लोगों ने अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा उसे अपनाए थे। एक तो ये हो गया कि आपको नॉलेज है तो बना लीजिए। इसमें देखिए ऑड इन वन खोजिए, ऑड इन वन टेक्निक से मैंने बताया था कि मैं आपको 60 से 70 क्वेश्चन जो है ट्रिक्स से आपको बताऊंगा कि ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप सही कर सकते हैं। एक तो सब 1950 है डेट, एक ही में आपको 1947 है। अगर ऐसा रहता तो अगर ये आंसर सही नहीं था तो यहाँ पर भी 1950 कुछ लिख देना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा, यहाँ पर 1947 ही क्यों लिखा? यानी कि ये सब में ऑड है, अलग है, इसलिए ये आंसर था, इसलिए ऐसा लिखा गया, ऐसा आप सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 136 मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया है? तो इस किस में किया गया? तो ये 91 जो संविधान संशोधन था उसमें ऐसा किया गया है। तो ये तो बिल्कुल ये यूपीएससी का PYQ है, यूपीएससी का ये PYQ है जो आपको पूछा गया है। यूपीएससी में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब तो ऐसा देखने को मिला है साथियों फ्रेंड्स कि यूपीएससी के क्वेश्चन को बिल्कुल आयोग जो है बिल्कुल कॉपी कर रही है। तो आप यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ 5 से 6 साल के ईयर को यूपीएससी के पेपर को भी मैं ट्रिक्स टेक्निक के साथ आप लोग के साथ शेयर करूँगी और विथ नॉलेज भी। तो आप बिल्कुल इस सीरीज को काफ़ी प्यार देंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अपने दोस्तों और किसी ग्रुप में आप जुड़े हो, 1-2 ग्रुप में, तो वहाँ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो कौन है बताइए? ये आलोक शुक्ला भारत से है। जब भी किसी ऑप्शन में एक चीज़ गौर कीजिए, भारत का नाम हो और भारतीय का कोई व्यक्ति का नाम हो, तो मान के चलिए कि जब एशिया की बात है तो ये क्वेश्चन बना क्यों? जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्रेम हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका संबंध भारत से है, तभी ये क्वेश्चन बना। वैसे नहीं तो विदेश में किसी प्रकार का काम हो रहा है तो उससे हमें क्या मतलब है? कहीं ना कहीं हमारा भारतीय कुछ ऐसा काम करके आया है, तब जा कर के इस क्वेश्चन पे हम सोच रहे हैं। जब तक किसी न किसी रूप से हमारा संबंध ना हो उस देश से, किसी अन्य देश से या किसी अन्य पुरस्कार से, तब तक हम लोग क्यों सोचेंगे? तो यहाँ पे भारतीय नाम है, बाकी और में सब अदर देश का नाम है। तो भारतीय नाम है तो आंसर कहीं ना कहीं वही है, ये मान के चलिए। नहीं भी आपको पता हो फिर भी आप गेस में लगा सकते हैं। ये हुआ क्वेश्चन एप्टीट्यूड सॉल्व करने का तरीका कि आपको नहीं भी पता है फिर भी आप सही कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 138 क्या कर रहा है? 138 क्वेश्चन क्या कर रहा है? रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी? तो कब बनी थी? ये तो हम लोग जानते हैं कि 1877 में बनी थी। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है और बीपीएससी का ये PYQ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप गलती नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? विस्थापन प्रतिक्रिया, इसमें आपको केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया और ये 68 बीपीएससी का कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आप ही बताइए। तो एक तो हो गया कि आपको पता है तो आप टिक कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो इसमें ट्रिक्स अप्लाई कीजिए। देखिए कि कहाँ पे 2 ऐसा वर्ड है या कोई ऐसा सेंटेंस है जो सिमिलर है, तो मिलाइए। सिल्वर धातु, एल्युमिनियम धातु, कॉपर धातु, या तो आगे से या तो पीछे से, कहीं से भी आपको मिलना चाहिए।
तो इसमें कहीं से कुछ आगे से नहीं मिल रहा है, तो इसको कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए। यहाँ पे कॉपर धातु है, यहाँ पर भी कॉपर धातु, कहीं ना कहीं आंसर आपका इसी दोनों में से है। तो आपका आंसर जो है AgNO3 विलियन और कॉपर धातु, ये आंसर है। और ये आपका 68 का BPSC का भी PYQ, ये भी ध्यान रखिए। अगर आप PYQ भी करके गए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। तो चलिए, अब बाकी जब भी 50-50 आए तो उस तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल सॉल्व करके आएँ। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन, 114 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? एंडीज पर्वत जो है वो कह रहा है कि कहाँ, मतलब किसके साथ फैला हुआ है, इसमें देश का नाम है। देखिए इसमें भी आप ट्रिक्स अप्लाई कीजिए जो मैंने अभी आपको बताया है। एक तरफ कह रहा है कि भारत का पश्चिमी तट, उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तट, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। तो इसमें आप गौर कीजिए, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट और पश्चिमी तट, आंसर तो कहीं ना कहीं पश्चिमी तट वाला ही होगा। और दूसरा में कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, और एक तरफ कह रहा है दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट। आंसर आपका जो होगा इसी दोनों में से होगा, क्योंकि सिमिलरिटीज यहाँ पे ज़्यादा है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो बताइए एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है, फैला हुआ है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को गेस करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस तरह से अगर आप 5 साल मेरे साथ 10 साल पेपर को कर लेते हैं, 5 से 10 साल, तो आपका एप्टीट्यूड काफ़ी बिल्डअप हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के साथ पास कर जाएंगे। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? कितने समय में, यहाँ पे समय पूछ रहा है। एक तो कह रहा है 3 महीना, 3 महीना तो कोई ऐसा संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, कोई समय सीमा नहीं है। देखिए आप ये खुद भी सोचिए कि जब 1 महीना लिख दिया है, 2 महीना लिख दिया, 3 महीना, तो यहाँ पे 4 महीना भी लिख सकता था वो, या 6 महीना भी लिख सकता था। लेकिन यहाँ पे ये लाइन क्यों दिया? कोई समय सीमा नहीं, और नहीं है। तो जब भी इस तरह का अगर रहे तो आप इस तरह का ऑप्शन कहीं ना कहीं आंसर है, तभी क्वेश्चन बनाया गया है, फ्रेम किया गया है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा 141 का C, कोई समय सीमा नहीं। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बाकी पॉलिटी आप अगर पढ़े होंगे तो आपको बाय नॉलेज भी तो पता होगा कि किसी इस बिल के लिए कोई समय सीमा नहीं है, राज्यपाल के लिए और कितने भी समय के लिए रख सकता है। तो आंसर ये बिल्कुल ऑड इन वन आंसर है, ऑड इन वन सबसे अलग ऑप्शन है। तो यही आंसर होगा 141 का C। अब चलते हैं 142 पे। 142 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए गौर से पढ़िए। यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया था? तो क्या था बताइए, वो जो था पेशा, तो इसका पेशा क्या था? वो ई रिक्शा चालक थी। ये देखिए, ये तो ये आपको पता है, नॉलेज है, तो आप बनाइए। दूसरा, अगर मेरे हिसाब से अगर आप चलते, मेरे ट्रिक्स पे चलते, तो कहीं ना कहीं आप आशा मारते, क्योंकि इस ऑप्शन को बहुत अच्छे से लिखा गया है। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बहुत डिटेल में लिखा गया। आप कहेंगे कि मैडम आपके हिसाब से तो ट्रिक्स के अकॉर्डिंग तो ये आंसर है, डिटेल में लिखा गया, तो ठीक है आप ए मारेंगे। मान लेते कि आपका यहाँ पे ट्रिक्स फेल हो गया, आपका क्वेश्चन गलती हो गया, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया आपका, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 60-70 क्वेश्चन को गेस करते हैं, अगर आपके इसमें 20 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, रॉन्ग भी हो जाते हैं, तो फिर भी आप सेफ मार्क्स में हैं, फिर भी आप पॉजिटिव मार्क्स में हैं, ऐसा सोचिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जहाँ पे ट्रिक्स फेल होंगे मैं वहाँ पे बताऊँगी कि हाँ यहाँ पे ये ट्रिक्स फेल हो रहे हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? वो अपघटन कहलाती है, डिकम्पोज कहलाती है। तो चलिए, ये बहुत हल्का क्वेश्चन था, इस पर बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज ये ट्रिक्स टेक्निक वाली क्लास है। 144 में देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो बॉम्बे प्लान का वास्तुकार कौन नहीं था? तो इसमें बिरला, GD बिरला, श्रीराम और JRD टाटा थे, धीरू भाई अंबानी नहीं थे। ये बिल्कुल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये BPSC पूछी हुई क्वेश्चन है, PYQ है ये, तो ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ क्वेश्चन को तो आप नॉलेज से आप बनाएंगे ना, इतना तो आप पढ़ाई करके जाते हैं,
तो 50-60 क्वेश्चन तो आप अपने नॉलेज से भी बनाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन, 145 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना। देखिए, एक तो सबसे पहले कह रहा है कि चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने का काम, तो इसमें कौन ला सकता है। फ्रांस और भारत को तो पहले हटा दीजिए। यहाँ पे यूएसए है, चीन है। जब भी किसी प्रकार का नया इनोवेशन की बात आती है, स्पेस की बात आती है, तो इसमें या तो यूएस आगे रहता है, या तो रूस आगे रहता है, या फिर चीन रहता है। ये 2-3 कंट्री में ही बराबर की टक्कर होती रहती है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये दोनों ऑप्शन को काट दिए तो आपका 50-50 आ गया। 50-50 में से किसी, इसमें एक और चीज़ बात है साथियों कि आपको ये चीज़ ये कह रहा है चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने के बाद, जब भी कोई इस तरह का अतरंगी काम होगा, अंधेरे हिस्से का काम या कुछ अटपटा काम, अतरंगी काम, तो इस तरह का काम कौन करता है, जनरली चीन करता है। कि वो इस तरह से काम इसलिए भी करते रहता है कि उसकी मतलब एक इंटरनेशनल पे इसकी चर्चा होती रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इसलिए भी वो काम करना चाहता है। तो इस तरह का जो कोई भी अटपटा काम या अतरंगी काम जो है चीन करता है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी देखे और उसमें आपको चीन ऑप्शन में रहे तो बिल्कुल आप उसके साथ जाइए, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक है। चलिए नेक्स्ट 146 नंबर क्वेश्चन। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेले का क्या नाम है। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि पशु मेला जो होता है सोनपुर का मेला काफ़ी फेमस है, तो ये सोनपुर मेला है। और देखिए एक अब नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सोनपुर का मेला जो है वो किन 2 नदियों के संगम पे बनता है, तो गंगा और गंडक नदी, ये आप याद रखेंगे। इसमें कटिहार मेला तो हम लोग ने नहीं पढ़ा है, पूर्णिया मेला भी हम लोगों ने पढ़ा है, सोनपुर मेला पढ़ा है। तो सोनपुर मेला फेमस नेम के साथ मार दीजिए, फेमस नेम। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो इसमें 10वीं अनुसूची का तो हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन करेगा, अध्यक्ष करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें कौन करेगा, तो उच्च न्यायालय और राज्य चुनाव आयोग, तो ये तो हट जाएगा। यहाँ पे राज्यपाल है या अध्यक्ष विधानसभा। तो 10वीं इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि उस विषय को छोड़ के, 10वीं अनुसूची के संबंध में विषय को छोड़ के अन्य विषय के बारे में, तो इसमें हमेशा राज्यपाल करता है, ये आप लोग ध्यान में रखिए। 10वीं अनुसूची का हो जाएगा तो विधानसभा अध्यक्ष, और 10वीं के अलावा तो ये हो जाएगा राज्यपाल। ये आप लोग कॉमन सेंस है और ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे पॉलिटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब 148 क्या कह रहा है। 148 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जो वायु प्रदूषण आप लोग देख रहे हैं इसमें कह रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन से कारण से वायु प्रदूषण होता है। तो प्लास्टिक का निपटान नहीं, इससे नहीं होता है। वनों की कटाई से वायु प्रदूषण तो होती है। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग नहीं। जीवाश्म ईंधन, जो जीवाश्म ईंधन जो है, जो अभी भी हम लोग कोयला पे डिपेंड करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए, जो अभी भी हम लोग कोयला को जलाते हैं, तो वो कोयला से जो क्या कहते हैं जो गैस निकलती है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को, वायु प्रदूषण को एक बहुत बड़ा मेन कारण माना जाता है। तो जीवाश्म ईंधन, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 48 का बी। चलिए 149 आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का भी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र, मुंगेर जो है वो पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है। जो मुंगेर का जो पहाड़ी है वो कहाँ है। सबसे पहले तो ये ध्यान पे रखिए कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो है वो है कहाँ। पहले तो आपको ये ध्यान, उत्तर बिहार का मैदान नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पहाड़ी है, ये मैदान है, बिल्कुल नहीं होगा। सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र, सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ है, ये तो ईस्ट वेस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में है। दक्षिण बिहार का मैदान, मैदान कभी भी पहाड़ी नहीं हो सकता है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा, दक्षिण पहाड़ी भाग, पहाड़ी है ना, पहाड़ी ऐसे आप सोच सकते हैं। देखिए सिमिलर है। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही अटेम्प्ट लेंगे और सबसे पहले ऑप्शन को हटाना सीखिए कि कौन नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और दक्षिण पहाड़ी मैदान, और यहाँ पे दक्षिण बिहार ऐसे लिखा हुआ है, तो आंसर में कुछ सिमिलरिटीज है, दक्षिण, तो आपका आंसर या तो ए होता है या तो डी हो। यहाँ पे मैदान की बात कर रहा है, यहाँ पे पहाड़ी का बात कर रहा है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए था।
चलिए 150 क्वेश्चन। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जो परमाणु की संरचना था उसका जो मॉडल प्रस्तावित था वो सबसे पहले किसने दिया था, कौन से व्यक्ति? तो ये जे थॉमसन। बिल्कुल लूसेंट का फैक्ट है, एकदम याद होगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि ये सीरीज़ आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप काफ़ी इंटरेस्ट के साथ इस सीरीज़ को देख रहे होंगे। और इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को कर लेते हैं साथियों तो उम्मीद करते हैं कि आप जो 5 नंबर या 10 नंबर से या जो भी 4-5 नंबर से आप कट ऑफ को पार नहीं कर पाते, बिल्कुल इस तरह से करने के बाद आप कर ले जाएंगे। बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए और इस क्वेश्चन को आप जो भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन उस पर आप खुद भी अप्लाई कीजिए। ये नहीं कि मैंने बताया और आपने बस छोड़ दिया। ये तभी आएगी जब आप इसको अपने से आप बार बार क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे या जहाँ आप टेस्ट दे रहे हैं या कर रहे हैं सॉल्व उस क्वेश्चन पे आप अप्लाई करेंगे। अगर कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका 72 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, आगामी एग्ज़ाम है, वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। एकदम बिल्कुल ट्रस्ट रखिए और आज ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं और साथ ही आप किसी चैनल में है, ग्रुप में है तो बिल्कुल वहाँ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ अगर अच्छे लोगों तक पहुँच जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, ये व्हाट्सएप चैनल हमारा है, इसमें जुड़ करके कि आप 1-to-1 मेंटरशिप का लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी आपको जो साई स्पीसीज की टीम के द्वारा आपको काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं अब अगली कक्षा में। आपको कैसा लग रहा है ये क्लास, बिल्कुल आप कमेंट करें।